वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए कि ये हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि इसके द्वारा जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो बड़ी इजी हो जाती है अगर उसी प्रॉब्लम को हम कैलकुलेट करें कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, एक प्रॉब्लम है उसे हम कूलॉम्स लॉ से भी सोल्व कर सकते हैं, उसी प्रॉब्लम को हम गॉस थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसी प्रॉब्लम को गॉस थ्योरम यूज करके सोल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम बड़ी इजीली सोल्व हो जाती है, बल्कि जबकि कूलॉम्स लॉ से वो प्रॉब्लम इजीली सोल्व नहीं होती। एक कारण तो ये है कि हमारी प्रॉब्लम को इजी करता है। दूसरा कारण ये है कि ये मैक्सवेल की 4 फंडामेंटल इक्वेशंस में से एक है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो पूरा मैक्सवेल ने 4 फंडामेंटल इक्वेशंस के द्वारा डिस्क्राइब किया था। उन 4 इक्वेशंस में से एक जो है वो हमारा गॉस लॉ है। यानी कि जब आप हाई क्लासेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे या उसमें कोई स्टडी करना चाहेंगे तो आपको वहां पर भी गॉस थ्योरम पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए आपको 2-3 चीजें को ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि गॉस थ्योरम जो है वो केवल ओनली क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, ओपन सरफेस होती है, एक क्लोज सरफेस होती है। तो ये जो है हमारा गॉस लॉ हमेशा केवल क्लोज सरफेस के लिए वैलिड रहेगा, ओपन सरफेस के लिए वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात, ये एक क्वांटिटी रिलेशन देता है हमें। ये हमें एक क्वांटिटी रिलेशन देता है बिटवीन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज। ठीक है, यानी कि ये क्वांटिटी रिलेशन देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और किसमें, चार्ज में। ठीक है, तीसरी बात, ये कोई नया लॉ नहीं है, ये भी बिल्कुल कूलॉम्स लॉ की तरह ही है। ठीक है, जैसे मैकेनिक्स में आप देखते थे, मैकेनिक्स में हम किसी भी प्रॉब्लम को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड यूज कर सकते हैं हम लॉ ऑफ मोशंस के थ्रू, दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू। ठीक है, दोनों ही तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते थे मैकेनिक्स में। इसी तरह से यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को हम कूलॉम्स लॉ से भी सोल्व कर सकते हैं और उसको हम गॉस थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और भी है कि कूलॉम्स लॉ और गॉस थ्योरम में गॉस थ्योरम जो है, गॉस लॉ जो है वो ज्यादा फंडामेंटल है। ठीक है ना, क्योंकि ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस में से एक है। दूसरी बात, कूलॉम्स लॉ अगर कोई चार्ज मोशन कर रहा है तो कूलॉम्स लॉ उसके लिए वैलिड नहीं होता, जबकि गॉस लॉ उसके लिए भी वैलिड होता है। तीसरी बात, कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ से हम में से किसी एक को यूज करके दूसरे को हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक ओपन सरफेस और एक क्लोज सरफेस। सपोज करो ये क्यूबिकल क्लोज सरफेस है और इस क्यूबिकल क्लोज सरफेस से हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो हमने बात की थी कि जो इससे नेट फ्लक्स आएगा वो कितना होगा, नेट फ्लक्स फाई ई आ जाएगा 0। कब, जब इसमें इफ क्यू एनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो हमारा नेट फ्लक्स आएगा 0। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई चार्ज है Q तो हमारा नेट फ्लक्स भी क्या होगा, नेट फ्लक्स आएगा वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि फाई ई आ रहा है 0 जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, फाई ई आ रहा है नॉन जीरो जब इसके अंदर कोई चार्ज है। ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात क्या होगी कि फाई ई जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के, एनक्लोज चार्ज के। ठीक है, फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एनक्लोज्ड चार्ज।
अब तक की पूरी कहानी का समरी सारांश ये है कि फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एनक्लोज चार्ज के, ठीक है। और मैथमेटिकली देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू एप्सिलॉन नॉट क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले आएंगे। हमें पता है कि फिजिक्स में जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो आया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस जो पूरा का पूरा फ्लक्स होगा वो जितना चार्ज एनक्लोज करेगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वो होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं गॉस लॉ। यही गॉस लॉ है कि अगर कोई चार्ज किसी स्फेरिकल किसी भी सरफेस से, स्फेरिकल हो या क्यूबिकल हो या किसी भी तरह के सरफेस से एनक्लोज्ड है तो उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ठीक है। अब इसे प्रूफ कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक हमारा स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर के सेंटर पर ये पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है, ठीक है। ये हमारा एक स्फेयर है, इसी स्फेयर के सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड है और इसकी रेडियस जो है स्फेयर की वो r है। तो इसके सरफेस पे कोई पॉइंट है ये P, ठीक है, जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि Q से ये r डिस्टेंस पे है तो E इक्वल टू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है कि E इंटू dA। अब सपोज करो यहाँ पे जो इसका एरिया वेक्टर है A, हम सपोज करते हैं इसका स्मॉल एरिया dA होगा, तो dA बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी E बाहर की तरफ होगी, ठीक है। तब E रो dA कितना हो जाएगा आपका E dA cos 0, ठीक है। और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हो जाएगा आपका E dA, ठीक है। और हमें पता है कि फ्लक्स ये हो गया आपका फ्लक्स फाई E, ठीक है। तो फाई E इक्वल हो जाएगा कितना E इंटू dA। अब ये जो फ्लक्स आया हमारा स्मॉल फ्लक्स आया, ठीक है, क्योंकि ये केवल इस एरिया से ही पास हो रहा है। हमें पूरा इस पूरे एनक्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स मारा है उसको निकालना है, तो उसको हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा हमारा पूरा फाई E, ठीक है। और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे E dA का क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है। अब E जो है अगर आप ध्यान दें यहाँ पे इसमें जितने भी पॉइंट आप सरफेस पे ले लें, यहाँ पे 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये P पॉइंट है, जितने भी आप पॉइंट ले लें, जैसे कोई एक स्फेरिकल फुटबॉल होती है, उस फुटबॉल के सेंटर से उसके सरफेस तक जो जितने भी आप पॉइंट लेंगे सब के सब पॉइंट की डिस्टेंस उसके सेंटर से हमेशा r ही होगी। दैट मीन्स ये जो सरफेस होगा ये पूरा सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सरफेस होगा, यानी कि इसके सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। E जो होगा वो पूरा यूनिफॉर्म होगा। इस केस में हम E को बाहर ले सकते हैं और हो जाएगा आपका dA, ठीक है। बात समझ में आ गई। E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dA, ठीक है। तो dA को हम क्या रख सकते हैं, हमें पता है एक स्फेरिकल सरफेस का एरिया कितना होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, और E की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। E की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो फाइनली किसके ऊपर आ जाएगा आपका, वो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से ये आपका गॉस थ्योरम प्रूफ हो गई। अब आपको ध्यान देना है कि हमने जो उसको प्रूफ किया है वो एक स्फेरिकल सरफेस से प्रूफ किया है ना। ये जो हमने अभी इमेजिन की थी एक स्फेरिकल सरफेस, इसे हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे स्फेरिकल ली। आप याद रखिए कि गॉस थ्योरम किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है, ठीक है, भले ही उसे कैलकुलेट करना आसान हो या ना हो। सपोज कीजिए आपने कोई ऐसी सरफेस ले ली और इसने भी Q चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, ठीक है।
तो इसके द्वारा भी इसके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई ई, इसके लिए भी फ्लक्स फाई ई वो हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ही इक्वल होगा, ठीक है। चाहे आपकी सरफेस इस तरह की हो, चाहे आपकी सरफेस क्यूबिकल हो या किसी और तरह की हो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सरफेस का की शेप क्या है, ठीक है। हमेशा याद रखिए गॉसियन सरफेस हमेशा वैलिड है सभी तरह की सरफेस के लिए। इन सरफेसेस के लिए अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सपोज कीजिए इसके लिए यहाँ पे चार्ज आपने रख दिया है, तो एक पॉइंट के लिए तो यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और A दोनों सेम होंगे, ठीक है। लेकिन बाकी पॉइंट्स के लिए E और A में एक एंगल आ जाएगा, ठीक है। E में और A में क्या आ जाएगा, एक एंगल आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इसे कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। इवन यहाँ पे एक एंगल होगा, सपोज कीजिए थीटा पर होगा, इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर एंगल भी डिफरेंट होगा। इसलिए भले ही इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए गॉस थ्योरम वैलिड है, ट्रू है, ठीक है, तब भी इससे जो हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो हमारे लिए इजी नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके लिए प्रॉब्लम इजी तब हो सकती है जब ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल थीटा था, या तो वो 0 हो जाए या वो 90 हो जाए। इस केस में क्या हुआ था, एंगल 0 हो गया था, जिसकी वजह से cos 0 1 हो गया था, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम सोल्व आसानी से हो गई थी। लेकिन इन केस में क्या होगा, डिफरेंट एंगल बनेंगे और इतने सारे एंगल्स बन जाएंगे कि उन्हें सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने स्फेरिकल सरफेस ली थी। आप देख सकते हैं जिसकी एप्लीकेशन से आगे नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा मैं, उसमें भी हम यही ट्रिक यूज करते हैं कि या तो एंगल थीटा 90 हो जाए या एंगल थीटा 0 हो जाए। अब के लिए अभी इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे फिर।